हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पायल श्रीमाल फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। आज है डे 13 ऑफ आवर 46 डे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड चैलेंज और आज का टॉपिक कुछ मस्त खास है। 240 यानी 420 को उल्टा पुल्टा कर दो तो 240 यानी फ्रॉड। ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी होती है फ्रॉड के रिलेटेड ऑडिट में, उसकी सारी बात यहाँ पर होती है। देखो, सबसे पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें गलती यानी मटीरियल मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट बोले तो गलती चार चीजों में, ए बी सी डी, इसमें भी गलती हो जाती है। इनसे ए पी सी डी कर देते हैं, अमाउंट, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर। इन चार चीजों में गलती होती है। तो गलती हो रही है के कारण दो हो सकते हैं, एक होता है फ्रॉड, दूसरा होता है एरर। फ्रॉड मतलब जानबूझ के, एरर मतलब गलती से, मिस्टेक, अनइंटेंशनली हो गया। तो जानबूझ के अगर कोई एक्ट करता है तो कौन कर रहा है ये फ्रॉड? ये कर रहा है मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, एम्प्लॉय या फिर थर्ड पार्टी। और उनने कहीं ना कहीं कोई धोखे का इस्तेमाल किया है, इलीगल एडवांटेज या अनजस्ट एडवांटेज उठाने के कारण। ठीक है, दो प्रकार के आपके फ्रॉड किए जा सकते हैं, एक जिसमें बहुत बुद्धि लगती है और एक जिसमें बुद्धि नहीं लगती है। सामान उठाओ दौड़ जाओ। तो एक है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, दैट इज काइंड ऑफ चोरी ऑफ द एसेट्स, और एक है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कुक द बुक्स, दिमाग लगा के किताबों को सड़ाना। अब चोरी करने के चार सिंपल तरीके बता देती हूँ मैं आपको। मैम क्या चोरी वोरी करना सिखा रहे हो, क्यों फ्रॉड सीख रहे हैं हम लोग? देखो, एकदम सत्य वचन है कि अगर फ्रॉड पकड़ना सीखना है तो पहले फ्रॉड करने वाला कैसे फ्रॉड करता है उसकी हरकतें सीखनी होगी। सो भैया, ज्यादातर करके लोग रिसीट एम्बेजल कर लेते हैं, यानी जैसे हमने छोटू को भेजा कि जा डेटर से पैसे लेके आ जा, तो छोटू वो पैसे अपनी ही जेब में रख लेता है और चोरी कर लेता है। या फिर फिजिकल एसेट इन्वेंट्री वगैरह उठा करके दौड़ जाना, या एंटिटी को ऐसे गुड्स के लिए पे करवाना जो एंटिटी ने बाय ही नहीं करे। एंटिटी के एसेट मस्त पर्सनल यूज के लिए, एंटिटी के प्रिंटर्स को, एंटिटी की गाड़ी को अपनी समझ के इस्तेमाल करना। ऑल दीज आर वेज जिससे आप चोरी कर सकते हैं, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कर सकते हैं। अब मैं किताबों को सड़ाने की बात करती हूँ। इसमें है असल कला। बुक्स में स्कोप होता है, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होते हैं, कई सारी जगह पे एस्टिमेट्स लगते हैं, मैनेजमेंट के हाथ में कंट्रोल्स को ओवरराइड करने की पावर होती है। इसके लिए बड़े बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े लोग ऐसे बड़े बड़े फ्रॉड्स करते रहते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, किसी भी एंट्री को या तो ओमिट कर देना या इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंट करना, या किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को मिस अप्लाई करना, ये सब अलग अलग चीजें हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एस्पेक्ट्स है। मैम किस प्रकार से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होकर मैनेजमेंट सड़ाती है बुक्स को, आओ उसकी टेक्निक देखते हैं। कोई चीज जो हुई नहीं, फेक जर्नल एंट्री मार दो, गलत अजम्पशंस ले लो, जजमेंट्स बदल दो, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। किसी भी एंट्री की आप ओमिट कर दीजिए, कोई एंट्री ओमिट कर दीजिए, या किसी भी एंट्री की आप एंट्री एडवांस कर दीजिए, या कोई चीज जो हो चुकी है उसको डिले करके रिकॉर्ड करें। कुछ बात छुपा लेना, डिविडेंड बांटा है मगर कैपिटल से, रिजर्व्स से, ये तो नहीं बता रहे, तो हम क्या सोचेंगे प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है। तो कुछ छुपा लेना, किसी फैक्ट को, किसी डिस्क्लोजर को छुपा लेना भी फ्रॉड ही है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस में जुड़ जाओ, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज किसी को समझ ही नहीं आती है। रिकॉर्ड्स ऑल्टर करके अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस कर देना, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस भी इतने नॉन रूटीन होते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता। तो ये अलग अलग तरीके थे आपके फ्रॉड करने के, पर फ्रॉड आदमी करता क्यों है, आखिर क्यों? मन लगा करके एफआरए, फ्रॉड रिस्क फैक्टर सोचोगे तो आरआईपी जी नहीं, आरआईपी का फुल फॉर्म रेस्ट इन पीस नहीं है, आरआईपी का फुल फॉर्म है रैशनलाइजेशन, इंसेंटिव एंड परसीव्ड अपॉर्चुनिटी। भैया रैशनलाइजेशन यानी अपने तो ऐसे ही है, कुछ कैरेक्टर्स या कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन के, उनका एथिक्स ही उनको अलाउ करता है डिसऑनेस्ट काम करना। इट्स जस्ट दैट दे लाइक टू डू द फ्रॉड एंड इट्स जस्ट दैट दे आर अकस्टम्ड टू डू द फ्रॉड, दैट इज द रैशनलाइजेशन ऑफ देयर बिहेवियर। इंसेंटिव प्रेशर में एक्चुअली उनके सर पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है फ्रॉड करने के लिए, क्योंकि कुछ टारगेट्स होते हैं जो उनको मीट करने होते हैं, या उनके पर्सनल गोल्स होते हैं जो वो नहीं पूरे कर पा रहे, घर के बढ़ते बिल है, ठीक है, बहन की शादी है, बहुत सारे रिस्क उनके सर के ऊपर, बहुत सारी डेडलाइंस मंडरा रही है, जिस वजह से उनको महंगा फ्रॉड करना पड़ जाता है। या फिर
मौका था, चौका मार दिया, यानी अपॉर्चुनिटी। कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे थे, कैमरा नहीं लगा हुआ था, मुझे गड़बड़ के बारे में मालूम था, एसेट था, चोरी कर लिया, इस तरीके की चीजें यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि भैया रैशनलाइजेशन, आपका अपॉर्चुनिटी और आपका जो एक इंसेंटिव है, ये तीनों तीन टॉपिक्स है। इनके अंदर आपके दो प्रकार के फ्रॉड और है, तो इन सबको मिला दिया तो 6 प्रकार के फ्रॉड के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन गए। 6 के हमको एग्जाम्पल देखने हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो किताब सड़ानी है क्योंकि आप ऐसे ही हो, आपका एथिक्स आपको अलाउ करता है, आपकी नोन हिस्ट्री ऑफ वायलेशंस है। दुनिया भर में जब हम गूगल पे सर्च करते हैं ना, चोर कंपनी, जो टैक्स जो है वो हमारी आज तक की जिसने चुराई है, आराम से यू विल फाइंड सर्टेन एंटिटीज जिनके नाम आ जाएंगे। तो भैया उनका तो ऐसा ही चलता है, उनकी तो हिस्ट्री ऑफ वायलेशन है। मैनेजमेंट को पता है इंटरनल कंट्रोल में कमी है, लेकिन मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रहा। रिटेन्ड अर्निंग्स जानबूझकर कम दिखा रहे हो, अर्निंग्स कम दिखा रहे हो जानबूझकर, टैक्स मोटिवेटेड रीजन से। रिटेन नहीं, रिपोर्टेड अर्निंग्स, जो भी कमाई है जानबूझकर कम दिखा रहे हो क्योंकि टैक्स नहीं भरना चाहते हो। अपने पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बीच आप कोई फर्क ही नहीं करते, जो घर का खर्चा है वही बिजनेस में दिखा रहे हैं, बिजनेस का खर्चा ही घर में दिखा रहे हैं। ये जो आप कर रहे हैं जानबूझ के अपने पर्सनल खर्चे बिजनेस में दिखाने के लिए ताकि प्रॉफिट कम दिख सके, आप ऐसे ही हो। या फिर रिश्ता मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच खराब हो चुका है। स्ट्रेन रिश्तों के क्या साइंस होते हैं? रोजमर्रा के बर्तन बजते हैं, फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट एवरी डे। ऑडिटर कल आया, उसको आज कह रहे हैं ऑडिट खत्म करके रिपोर्ट दो, मतलब अनरियलिस्टिक टाइम कंस्ट्रेंट लगा दी उस पर। वो मांग रहा है डॉक्यूमेंट दे दो, लोगों से मिलने दे दो, नहीं देना ही नहीं है, मना करे जा रहे हो। स्कोप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। ये सारी चीजें जो ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच होती है वो दिखाती है कि इनके बीच दरार पड़ चुकी है, तू मैं हो रही है। तो ये आपका फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर में रैशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है। देन आता है आपका मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो चोरी कर रहे हैं, तो देखो बिहेवियर ऐसा दिखा रहा है जैसे कि वो लोग कंपनी से खुश नहीं है, डिससैटिस्फैक्शन, या मैनेजमेंट को पता है कि कंट्रोल्स अच्छे नहीं है फिर भी वो ठीक नहीं कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो जाता है। या फिर अचानक से बिहेवियर या लाइफस्टाइल में चेंज आ गया तो पक्का चोरी करी होगी। मतलब एक बंदा है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में, सेम जॉब पे कई सालों से, पिछले साल तक साइकिल में आ रहा था, अब आउडी में घूम रहा है, तो भाई 4-4 बंगड़ी वाली गाड़ी तुझे आई कैसे? जरूर तूने कुछ तो भी चोरी करी होगी। ऑल्सो अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप पेटी थेफ्ट चलाओगे, क्यों कहते हैं हम कि अगर किसी ने 100 रुपए भी चुराए तुम्हारे तो उसको रिपोर्ट करो, इट्स बिकॉज उनके हाव खुल जाते हैं, अगली बार वो 2000, 3000, 10,000 चुराएंगे। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के टाइम पे छोटी चोरी को भी माफ नहीं करना है। देन आ जाइए इंसेंटिव या प्रेशर। आपके ऊपर इतना ज्यादा अनरियलिस्टिक टारगेट, इतना प्रेशर लगा दिया फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के केस में, भाई मार्केट पूरा सैचुरेट हो गया, किसी को तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं है, मार्जिन गिरे जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़े जा रहा है, मतलब बेचने वाले ज्यादा, खरीदने वाले है ही नहीं, प्रोडक्ट ही ऑब्सोलीट हो गया तुम्हारा, या फिर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है, कस्टमर का तुम्हारे पर से डिमांड खत्म हो गई है, बिजनेस फेल होना बढ़ गया है, लॉसेस खतरनाक हो रहे हैं, बैंकरप्सी के, बैंकरप्ट होने के एकदम आप तट पर खड़े हो, हॉस्टल टेक ओवर की बारी आ रही है, कोई आकर जबरदस्ती आपको खरीद कर ले जाएगा, नेगेटिव कैश फ्लोज, दीज आर ऑल इंडिकेशंस फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। मतलब बेसिकली इंसेंटिव्स एंड प्रेशर्स होते हैं। इन सिचुएशंस में आपको ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं बुक्स कुक करके अच्छी दिखा दूं ताकि इस सिचुएशन से बाहर निकल सकूं, ताकि कोई मुझे टेक ओवर ना कर ले, बैंकरप्ट ना घोषित हो जाऊं, बिजनेस मेरा फेल ना दिखाए, कस्टमर की डिमांड मेरी और कम ना हो जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसी हरकतें करते हैं। चोरी करने के पीछे क्या इंसेंटिव हो सकता है? हो सकता है तेरे घर पे तेरी नीड हो, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, लोन चुकाने हो कुछ, वो सब। एंटिटी के साथ तुम्हारा खराब रिश्ता हो रहा है, तुमको पता है आने वाले टाइम में तुम्हें निकाला जाने वाला है, तो तुम्हें ऐसा लगता है तुम हमें क्या निकालोगे, हम ही तुम्हारे सारे एसेट निकाल लेंगे। इसके अलावा तुमको पता है कि कॉम्पेंसेशन तुम्हारी कम करने वाले हैं वो, और तुम्हारी उम्मीद जैसी नहीं, उससे बहुत कम करने वाले हैं, तो कॉम्पेंसेशन कम होने वाली है, उससे पहले तुम अपने हिस्से की कॉम्पेंसेशन खुद ही निकाल लोगे फ्रॉड करके। या फिर प्रमोशन वाला दिन है, प्रमोशन वाला दिन कुछ लोगों के लिए बहुत खुशी का होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत अपसेटिंग होता है, इट्स बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन जैसा प्रमोशन उनको नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है परसीव्ड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कैसी है बेटा? देखो अपॉर्चुनिटी के एग्जांपल्स बताती हूँ मैं। व्हेन इट कम्स टू बुक्स कुकिंग, अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो रिलेटेड पार्टी तो कौन हुआ? डायरेक्टर, डायरेक्टर की खुद की वाइफ, डायरेक्टर के घर वाले, होल्डिंग कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी, ये सब तो हमारे जान पहचान के लोग हैं ना, हम बुक्स में जो दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। मौका, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस, हमारी एक इंडस्ट्री के नाम में बोलबाला है, हमारे नाम से इंडस्ट्री चलती है।
तो इतना ज्यादा पावर, इतना ज्यादा अधिकार है हमारे पास में कि हम यहाँ पर एक पूरी इंडस्ट्री, एक पूरे सेगमेंट को भयंकर रूप से डोमिनेट कर पाते हैं। देन आते हैं आपके एस्टिमेट्स और भयंकर रूप से जजमेंट्स। एस्टिमेट्स और जजमेंट्स ऐसी चीज है ना भाई साहब कि समझिए, एस्टिमेट्स और जजमेंट का ये रूल है कि यहाँ पे आप भयंकर रूप से गड़बड़ कर सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आपके मन की उपज है। हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस जो रहते हैं ना, जिसमें सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखना पड़ता है, वो सब ट्रांजैक्शंस इतने अनयूजुअल और इतने कॉम्प्लेक्स है कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा, आप वहां पे घपला कर सकते हो। बैंक अकाउंट है आपके टैक्स हेवन ज्यूरिसडिक्शंस में, आप जाकर टैक्स हेवन ज्यूरिसडिक्शंस यानी ऐसे आइलैंड नेशंस वगैरह में जाकर के मस्त अपने बैंक अकाउंट खोल चुके हो जहां पे जीरो टैक्स पॉलिसी होती है। देन मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट, असेट चोरी करने का मौका कहाँ है? मौका तब है, कैश है, बहुत सारा कैश है, कैश है तो ऐश है, चुरा लो। छुट्टी छुट्टी इन्वेंट्री पड़ी है, तुमने उठाया, मुट्ठी भर डायमंड्स आ गए तुम्हारे हाथ में, तो इतनी छोटी इन्वेंट्री है और इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यार आज फोन चोरी होता है ना, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, गाड़ी चोरी होती है, आइडेंटिफिकेशन होता है, सोने की चेन चोरी होती है, क्या आइडेंटिफिकेशन होता है? तो इजीली कन्वर्टेबल है, किसी भी दुकान में जाके बेच सकते हो। फिक्स्ड एसेट्स है, पहचान नहीं पाओगे ओनर कौन है, तो ऐसे फिक्स्ड एसेट्स की चोरी ज्यादा आसानी से हो जाती है। देन क्यों ये मौका मिलता है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इंटरनल कंट्रोल्स काफी नहीं होते। जैसे अगर मैंने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं लगाई, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ना होना एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कंट्रोल्स वीक होने का। सीनियर मैनेजमेंट के खर्चे पर कोई नजर ही नहीं रखता है, एसेट्स हम लोग ढंग से बुक्स के अंदर में रिकॉर्ड करके रख ही नहीं रहे, ऑथराइजेशन या अप्रूवल नहीं मांगता हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी, एसेट के ऊपर कोई सेफगार्ड नहीं है, कोई वॉचमैन नहीं है, कोई ताले नहीं है, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। असेट रिकंसिलिएशन जो कि असेट्स का और इन्वेंट्री का सबका साल के एंड में होना ही चाहिए, आप करते ही नहीं है। जो फिजिकली पड़ा है फिजिकली पड़ा है, जो बुक्स में रिकॉर्डेड है बुक्स में रिकॉर्डेड है, मैच ही नहीं करते, डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं बनाते हो। देखो जिसको नहीं पता होता ना उसके बटवे में कितने पैसे हैं, उसी के चोरी होते, तो हमेशा लिखकर नोट करके रखना चाहिए। और एम्प्लॉइज को वक्त वक्त पे मैंडेटरी वेकेशन पे भेज देना चाहिए। वाह, तुम्हारा बॉस तुमको भेजेगा, तुम सोचोगे वाह मैम कितना भला आदमी है, हमें वेकेशन पर भेज रहा है। नहीं बेटा, उसे तेरी नहीं पड़ी है, वो तुझे जानबूझकर भेज रहा है ताकि वो पीछे से देख सके कि तू तेरे कंप्यूटर पे कबाड़े क्या करता है। यानी मैंडेटरी वेकेशन नहीं होना इज अ लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मैनेजमेंट को आईटी समझ आता नहीं है, आईटी वाले बार बार मैनेजमेंट को पागल बना देते, फुद्दू बना देते। एक्सेस कंट्रोल्स ही नहीं है, मतलब कौन एक्सेस कर रहा है? कोई भी एक्सेस कर रहा है यार, कोई भी किसी भी जगह किसी भी एंटिटी में किसी भी मॉड्यूल में एक्सेस नहीं कर सकता। जिसका जो रोल है, जिसको जो शोभा देता है उतना ही एक्सेस करना चाहिए। देन आते हैं आपके इवेंट लॉग्स, इवेंट लॉग ही मेंटेन नहीं हो रहा, कितने बजे किसने चेक इन किया, नहीं, ये सब लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स है। और ऐसा होगा ना बेटा, डेफिनेटली चोरी होगी, या तो किताबों के थ्रू या फिजिकल एसेट की। ठीक है, ये हमारे सारे एग्जांपल्स यहाँ पे खत्म हो गए। अब बारी है कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स करने की। मैनेजमेंट पे प्रेशर है थर्ड पार्टी का, ये मैम हमें कैसे पता चल सकता है? बेटा देख, क्या हुआ था, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स के साथ जो मीट होती है ना, प्रेस रिलीज या एनुअल रिपोर्ट के अंदर में बड़ी बड़ी डींगे हाँक दी मैनेजमेंट ने। अब उसे पूरा करने के चक्कर में वो किताबें सड़ाएंगे, या फिर उन्हें ना अब भी लोन उठाना है मार्केट से, केपेक्स बड़ा खर्चा करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रिसर्च में खर्चा करना है, तो पैसा कहां से लाएंगे? तो उसके लिए किताबें फेवरेबल करेंगे ताकि बैंक उनको लोन दे दे। या फिर लिस्टिंग करानी है स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज सेबी देवी की तो कितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको पूरा करने के लिए आदमी को किताबें सड़ानी पड़ेगी। या फिर लोन उठाना है तो डेट कोवेनेंट्स, कुछ डेट की टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो पूरी करने के लिए मैं बुक सड़ा रही हूँ। या फिर अगर मैंने गलती से भी पुअर रिजल्ट्स अपलोड कर दिए तो हो क्या रहा है ना कि मेरे कुछ आने वाले समय में पेंडिंग ट्रांजैक्शंस है, जैसे कि कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन है या कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ साइंड है, कहीं वो अपनी डील से बैक ऑफ ना कर जाए, मुझे इस बात का डर लगेगा। तो इन सब प्रेशर की वजह से मैं मेरी बुक्स को सड़ा सकती हूँ। देन इंफॉर्मेशन इंडिकेट्स कि मैनेजमेंट की पर्सनल सिचुएशन एंटिटी पर बहुत ज्यादा टिकी हुई है। देखो अगर जो डायरेक्टर है उसका बहुत फाइनेंशियल इंटरेस्ट है एंटिटी में, या फिर उसकी पूरी कमाई कंटिजेंट है कि कंपनी कैसा कमाएगी, कंपनी के टारगेट्स कैसे हैं, तो यार वो लोग बुक सड़ा सकते हैं। पर्सनल गारंटी दे रखी है उसने कंपनी के डेट्स की, तो बेचारे की हालत खराब हो जाएगी। या फिर उस पे प्रेशर है टीसीडब्ल्यूजी के दिए गए टारगेट्स मीट करने का, तो ऑल दीज आर इंफॉर्मेशन दैट इंडिकेट के मैनेजमेंट की फाइनेंशियल सिचुएशन, मैनेजमेंट पे बहुत प्रेशर है। तो ये दोनों प्रेशर वाले पॉइंट्स है, प्रेशर वाले पॉइंट जिसमें मैनेजमेंट एफएफआर को सड़ाता है। देन ये कुछ कंट्रोल रिलेटेड पॉइंट्स है। मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट कब नहीं पॉसिबल हो पाता? भाई अगर मैनेजमेंट में एक ही सिंगल बंदा है और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है,
तो वो तो करेगा ना अपनी मर्जी की। या फिर टीसीडब्ल्यूजी का एफआर और इंटरनल कंट्रोल पे इफेक्टिव कंट्रोल ही नहीं है, तो मैनेजमेंट तो छुट्टा घूमेगा ना जब उसके ऊपर कोई टीसीडब्ल्यूजी ही नहीं है गवर्न करने के लिए। इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट डेफिशिएंट है, मैं कब मान सकती हूँ? देखिए इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से मॉनिटरिंग उसका 5वां पार्ट होता है। तो अगर मैं मॉनिटरिंग ही ढंग से नहीं कर रही हूँ तो इंटरनल कंट्रोल लगे पड़े हैं लेकिन उनको कोई देख ही नहीं रहा, तो बेकार ही होना है। इंटरनल ऑडिट अकाउंट आईटीन का स्टाफ बदलते ही रहता है रोज, या फिर जो है वो बिल्कुल ढंग से काम नहीं कर रहा। अकाउंटिंग सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिस्टम दोनों इफेक्टिव नहीं है, तो इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स वीक ही रहेंगे। अब कभी कभी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। कैसे पता मैम कॉम्प्लेक्स है? जब तुझे यही नहीं पता चल रहा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है किसके पास, कौन मालिक है। जब बड़ा अनयूजुअल सा लीगल एंटिटी बना दिया, कौन किसको मैनेज कर रहा है, लाइंस ऑफ अथॉरिटी क्लियर नहीं है। या फिर रोजमर्रा की बातें सीनियर मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, काउंसिल, लॉयर वगैरह छोड़ छोड़ के जा रहे हैं एंटिटी को। तो ये सब एग्जांपल्स इन इंडिपेंडेंट टॉपिक्स के हो गए। इसके बाद इस स्टैंडर्ड में मैम ऑडिटर का क्या काम है? वो तो कुछ नहीं आया अब तक, ऑडिट तो अब शुरू हो रही है। ऑब्जेक्टिव बेटा तेरी ये रिस्क असेस कर, रिस्पॉन्स तैयार कर, सबूत इकट्ठा कर, मस्त आइडेंटिफाइड सस्पेक्टेड फ्रॉड्स ढूंढ डाल। देख मैं तुझे क्लियर कर देती हूँ, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले नहीं होती, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की होती है। तुम ढूंढो फ्रॉड, तुम्हारी ही पूरी जिम्मेदारी बनती है। और क्यों होने के बाद फ्रॉड को पकड़ना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुना नहीं था? तो पहले फ्रॉड को होने से रोक दो ना, प्रिवेंट कर दो, डेटरेंस लगा दो, ऐसा कल्चर बनाओ ऑनेस्टी का, और इतना डरा के रखो लोगों को कि अगर फ्रॉड करेंगे तो उनको इतनी गंदी पनिशमेंट मिलेगी कि उनको थर थर कांपना हो फ्रॉड के नाम से। इस तरीके से मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है। तो अब ऑडिटर की ड्यूटी क्या है आपके लिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट यही हो गया ना। देखिए 200 ही कह दिया था कि हम रीजनेबल अश्योरेंस ही ले पाएंगे, माफ करिए हम हर फ्रॉड नहीं ढूंढ सकते। क्यों? क्योंकि आईएलआर रे इनहेरेंट लिमिटेशंस, भले ही ऑडिट कितनी भी सुंदर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से की हो, हम सारे फ्रॉड नहीं पकड़ सकते। रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग सम फ्रॉड इज ग्रेटर देन अदर फ्रॉड। कौन से 2 फ्रॉड्स के साथ मैं ऐसा बता सकती हूँ? फ्रॉड इज ग्रेटर देन एरर, एरर को छुपाया नहीं जाता है, फ्रॉड को सोफिस्टिकेटेड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम से छुपाया जाता है, इसलिए फ्रॉड पकड़ना ज्यादा मुश्किल है। मैनेजमेंट फ्रॉड को पकड़ना एम्प्लॉय फ्रॉड से के पकड़ने से ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखिए मैनेजमेंट की पोजीशन ही इतनी होती है, उनके हाथों में किताबें पड़ी है, उनके इशारों पे 4 बंदे नाचते दौड़ते, तो वो रिकॉर्ड्स को कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और कंट्रोल्स को कभी भी ओवरराइड कर सकते हैं। देन एबिलिटी टू डिटेक्ट। अब देखो फ्रॉड पकड़ना ऑडिटर के बस में होगा कि नहीं? यार पुलिस चोर को पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी, वो तो चोर कितना शातिर है उस पर डिपेंड करता है ना। मतलब स्किलफुलनेस और कितना सीनियर बंदा इन्वॉल्व है, किस हद तक उसने मैनिपुलेशन की है, कितनी मिली भगत है और कितनी बड़े अमाउंट की फ्रॉड हुई है, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। हमें तो बस स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके रखना है। अच्छा, जस्ट बिकॉज मैनेजमेंट वाज ऑनेस्ट इन द पास्ट डजंट मीन इस बार आप स्केप्टिसिज्म छोड़ दोगे। डॉक्यूमेंट्स को वैसे तो जेन्युइन ही मानना, बट अगर डाउट लगे तो इन्वेस्टिगेट करना। ऑल्सो किसी इंक्वायरी का जवाब अगर उल्टा पुल्टा आया तो भी इन्वेस्टिगेट करना। ये सब ऑडिटर की ड्यूटी होती है। अब तुझे जो भी सबूत मिला, बारी है उसको इवैल्यूएट करने की। अगर किसी भी हालत में लग रहा है कि किताबों में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो और ऑडिट प्रोसीजर करके पता लगा कि जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली है एरर के कारण है या फ्रॉड के कारण है। बच्चों अगर ये फ्रॉड के कारण है, तुम नहीं पता लगा पा रहे हो, तो देखो आगे क्या करना है। पर अगर ये फ्रॉड के बारे में है, तुम श्योर हो गए हो, तो शक पे शक, शक पे शक, पता करो कौन कौन मिला हुआ है। सारी की सारी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को दोबारा इवैल्यूएट करो। हो सकता है तुमने कम सोची हो, ज्यादा निकल के आ रही है। जैसे ही तेरी आरएमएम बढ़ेगी, तेरी ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर टाइमिंग एक्सटेंड भी बढ़ जाएगी। और एक भी बात, मैनेजमेंट के एक भी रिटन रिप्रेजेंटेशन पे भरोसा मत करना, हमारा तो भरोसा उठ चुका है उनकी पूरी कम्युनिटी से। और ये भी तो सोचना, क्या ऐसा एक ही बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में? नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता है ये बार बार हुआ हो। ठीक है, देन फ्रॉड अगर मुझे मिल गया तो मुझे कम्युनिकेट करना है पहले मैनेजमेंट को, पर अगर मुझे लग रहा है मैनेजमेंट ही मिला हुआ है तो मैं टीसीडब्ल्यूजी को बताऊंगी। देखिए टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट सेम लोग नहीं होने चाहिए, वरना मैं क्या बताऊं, नॉक नॉक तुमने फ्रॉड किया, पता है तुम्हें, मतलब जिसने फ्रॉड किया उसको ही बता के क्या मतलब है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी मुझे बताने की ड्यूटी बनती है। जैसे कि फ्रॉड के केस में हम 143(12) के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते हैं 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड। किसने लगाया मेरे ऊपर ये ड्यूटी? कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ने लगाया। अगर ऑडिटर इतना थक गया है ये सब देखकर कि उसे ऐसा लग रहा है हमसे एक और क्षण इंतजार नहीं होगा, हम तो अब विड्रॉ करना चाहते हैं,
तो प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देख, तेरे को जिसने तेरे को रखा है, जिसने तेरे को ये ड्यूटी दी है, उसको तो इन्फॉर्म करेगा, और कानून में किसको किसको बताना है उसको बता के विड्रॉ करो, विड्रॉ कर लो अगर पॉसिबल है तो। और विड्रॉ करते टाइम मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को भी हाथ छोड़ के चले जाना कि आप लोगों के साथ हमें काम नहीं करना है, क्योंकि आप लोग एक नंबर के फ्रॉडस्टर्स हो। और अपॉइंटर और रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म करते हुए एडीटी 3 फाइल करके आप विड्रॉ कर लोगे। रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से ले लेना स्टार्टिंग में ही कि इंटरनल कंट्रोल तो भाई देख जो भी है तेरा ही काम है, और वैसे भी मैनेजमेंट की फ्रॉड पकड़ने की ड्यूटी भी मैनेजमेंट की होती है। सारे के सारे रिजल्ट्स मैनेजमेंट ने जो खुद के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स किए थे, एनटीटी की रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, उसमें जो भी फ्रॉड था उसका सारा रिजल्ट उन्होंने मुझे बता दिया है। मतलब जितने भी सस्पेक्टेड थे, जितने भी आइडेंटिफाइड फ्रॉड्स थे, ऑल दे हैव टोल्ड मी। फिर मेरी एंगेजमेंट टीम आपस में बैठ करके शुरुआत में ये भी तो डिस्कशन करती है कहाँ कहाँ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, कहाँ फ्रॉड हो सकता है, कैसे फ्रॉड हुआ होगा, ये सारी बातें करनी है। भले ही मैनेजमेंट कितनी ही तुझे गऊ मानस लगती हो, फिर भी फ्रॉड करना हर इंसान के दिल में पॉसिबल है, इसलिए आपको ये डिस्कशन करना है। फाइनली सारा कुछ हो जाने के बाद हम लोग कुछ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, पर ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रिस्पॉन्सेज और रिस्क असेसमेंट तो आप तब कर पाएंगे ना जब आप ये लास्ट टॉपिक और मेरे साथ कर ले। तो पहले लास्ट टॉपिक करके फिर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। अब देख ऑडिट प्रोसीजर करने की बारी आई है, तो हमेशा हम आरएपी और एफएपी दो ही ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं। तो मेरे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में मुझे क्या करना है, मुझे बस घूमते भटकते देखते फिरते रहना है कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं। सबसे पहले तो मैं पूछूंगी मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यूजी से, इंटरनल ऑडिटर से, क्योंकि मेरे से पहले ये तीनों घटना स्थल पर मौजूद थे, तो इन तीनों से पूछने से मुझे पता चल जाएगा कि फ्रॉड कहां हुआ है। देन मैं सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स करूंगी, बिकॉज एनालिटिक्स अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड रिश्ते इस तरीके से सामने लाती है जो टेस्ट ऑफ डिटेल भी नहीं ढूंढ सकती। जो फ्रॉड टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं पकड़ेगा ना, वो एनालिटिक्स जरूर पकड़ेगा। और दूसरे इंफॉर्मेशन से भी अगर मुझे ऐसी आशंका लग रही है कि फ्रॉड है, तो व्हाई नॉट, लेट अस परस्यू एवरी वे। और ढंग से एफआरएफ चेक कर लेना, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात नहीं कर रहा है, रैशनलाइजेशन, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, परसीव्ड अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। रिस्क असेसमेंट हो गई मैम, अब रिस्पांस की तैयारी की जाए। रिस्पांस में देखो 3 लेवल्स पे आपके रिस्पांस होते हैं गाइस, देयर आर 3 लेवल्स इन विच यू विल डू द रिस्पांस। एक होता है ओवरऑल रिस्पांस। ओवरऑल रिस्पांस में तू एक काम कर, तेरी टीम में ढंग के बंदों को असाइन कर, उनके काम को सुपरवाइज कर। ऑब्वियसली इन लोगों पर डिपेंड करेगा कि ये लोग कितने कॉम्पिटेंट है कि तुम इस पे कितना सुपरविजन रखो। सेकंड, सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज देख लेना, कहीं किसी में मैनेजमेंट बायस, कहीं किसी में फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की आशंका तो नहीं, क्योंकि एस्टिमेट्स में ही सबसे ज्यादा होती है। ऑल्सो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में एक सरप्राइज एलिमेंट और तड़का लगा के रखना, ताकि सामने वाले क्लाइंट को पता भी नहीं चले व्हाट हिट देम। देन असर्शन लेवल, यानी छोटे लेवल पे बेटा जो जो फ्रॉड मिलते जा रहा है उसके सामने सामने वो प्रोसीजर आप बनाते जा रहे हो, ये तो रिस्पॉन्सिव होता है। अगर मैनेजमेंट ने कंट्रोल ओवरराइड किया है, तो देखो मैनेजमेंट की तो बहुत सारी ऐसी आदतें होती है जो सिर्फ मैनेजमेंट के हाथ में ही होती है, जैसे कि जर्नल एंट्रीज। तो सारी जर्नल एंट्रीज, मोटी जर्नल एंट्रीज, ईयर एंड जर्नल एंट्रीज, इन पे खास करके ध्यान देना। सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स देख, कहीं मैनेजमेंट ने अपनी बायस तो नहीं डाल दी, कहीं फ्रॉड तो नहीं दिख रहा। और जितने भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, पूछ खुद से कि क्यों हुए, इनका कारण क्या था, क्या रैशनल है जो इनमें मिसिंग है, क्या मुझे इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर्स करने की जरूरत है इस फ्रॉड को पकड़ने के लिए। नाउ ओवरऑल असर्शन और मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, तीनों के ऑडिट प्रोसीजर्स आपने कर लिए रहेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, वही ऊपर अभी आप ईटी के डिस्कशन पढ़कर आए, ये डॉक्यूमेंट कर दो। अच्छा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट 2 लेवल पे लिया होगा, यहाँ पर लिया है, वो डॉक्यूमेंट कर दो। फिर 3 रिस्पॉन्स तैयार किए थे, यहीं पर तैयार किए अभी तीनों रिस्पॉन्स, तीनों को डॉक्यूमेंट कर दो। और अभी ऊपर कम्युनिकेशन की थी ना, किसके किसके साथ की थी, देख मैनेजमेंट के साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ, रेगुलेटर के साथ, उसको भी डॉक्यूमेंट कर दो। तो डॉक्यूमेंटेशन तो ये सारे टॉपिक्स का सबमिशन है। इसके साथ आपका खत्म होता है एसे 240। मिलते हैं अगले क्लास में, कर रहे हैं ना आप साथ साथ में ये चैलेंज कंप्लीट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।